नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के माहिम इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त हम माहिम रेती बंदर बीच इलाके पर हैं और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ये माहिम वॉच टावर है इस इलाके में बना हुआ, बीएमसी के पार्क के अंदर है। और जरा सा यहाँ से तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं क्योंकि ये नया पार्क बना है तो आकर्षण का केंद्र भी है। नीचे आप देख सकते हैं ओपन जिम है, लोग यहाँ पर पहुंचकर आपको एक्सरसाइज करते हुए इस वक्त भी रात में नजर आएंगे और सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि इस टावर को सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है, सेल्फी टावर भी कहा जाता है। तो माहिम से लेकर बांद्रा तक का जो ये पूरा इलाका है आपको इस ऊंचाई से 30 मीटर की ऊंचाई वाला ये टावर है और समंदर के साथ ही नज़ारा बांद्रा देखें यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है। सीलिंग के साथ साथ ही पूरा स्ट्रेच जो है वो बांद्रा का है, इधर माहिम इलाका है। तो यहाँ पर जो अपने कैमरे में तस्वीरें कैद करना चाहते हैं टॉप व्यू के साथ, एरियल व्यू के साथ वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बीएमसी के इस पार्क में एक नया आकर्षण का केंद्र यहाँ पर भी है जो हम आज सिटी सेंटर शो में आप दर्शकों के लिए भी लेकर ये तस्वीरें हाजिर हैं। तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह से चिंता बढ़ रही है। देश में 100 से ज़्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र में आज ही 8 नए मामले सामने आए हैं। 40 मामले अब महाराष्ट्र राज्य में ही हो चुके हैं। लगातार आप भी देख रहे हैं कि कोविड के मामलों में किस तरह से महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है। तो जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वहां भी महाराष्ट्र इस वक्त आगे हो गए। 40 मामले यहाँ पर राज्य में हो चुके हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 91 देशों में 27,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। तो किस रफ्तार से, तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, परिमल कुमार अपनी इस रिपोर्ट में समझा रहे हैं। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे है। भारत ने कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना 4 लाख मामले तक रिपोर्ट किए। तब स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल थी। अब चिंता नए वेरिएंट को लेकर है। दुनिया की बात करें तो यूके में करीब 12,000, डेनमार्क में करीब 9,000, नॉर्वे में करीब 1,800, दक्षिण अफ्रीका में करीब 1,200 ओमिक्रॉन के मामले हैं। अगर हम देश के कोविड ओमिक्रॉन केसेस की परिस्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि 11 स्टेट में टोटल 101 ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। इस संख्या में ऑन ए डेली बेसिस देश में ट्रैक किया जाता है। महाराष्ट्र में 32 केस, दिल्ली में 22 केस, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे करते हुए करीब 11 स्टेट्स में 101 केस अब तक नोट किए जा चुके हैं। अब तक के आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ सकती है। हालांकि दुनिया में मौत का अब तक एक ही मामला इस नए वेरिएंट से रिपोर्ट हुआ है। फिलहाल भारत के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के 101 मामले हैं। इसमें महाराष्ट्र में 32, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17 और कर्नाटक और तेलंगाना में 8 मामले। रफ्तार, बीमार और तैयार। रफ्तार सबसे ज्यादा है, बीमारी पर नजर है और खुद को तैयार करने की कवायद है। डरने डराने के लिए नहीं, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा जानकारी इस वेरिएंट को लेकर है भी नहीं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस नए वेरिएंट की वजह से सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में सबसे ज्यादा इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर हलचल तेज है क्योंकि सबसे ज्यादा जो मामले हैं ओमिक्रॉन के राज्य में वो मुंबई शहर से हैं और इसी को लेकर थोड़ी सख्ती भी बरती गई है, धारा 144 लगाई गई है। लेकिन इस सख्ती की वजह से सबसे ज्यादा जो चिंतित हैं वो मजदूर हैं जिन्हें आपने मीलों चलते हुए देखा होगा अपने अपने गांव को लौटते हुए दोनों लॉकडाउन के दौरान। एक बार फिर से ये डर रहे हैं कि क्या नए वेरिएंट की वजह से इनके पेट पर फिर से मार पड़ने वाली है। तो किस तरह से आर्थिक राजधानी आर्थिक कारणों की वजह से चिंतित है ओमिक्रॉन के कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लगते ही पाबंदियों की आहट मालिकों और मजदूर दोनों को सता रही है। कपड़ा, लकड़ी, सब्जी, हर तरह के व्यापार से जुड़े कामगार असमंजस में हैं। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से पटरी पर हालात लौटे थे, अब तीसरी बार की सख्ती नहीं झेल पाएंगे। डर तो बहुत है, क्या है ना, पिछली बार झेल के गया हूँ, खर्चा पानी कुछ भी नहीं रहा। सेठ भी क्या करेगा जब सेठ को पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्या देगा। जब मार्केट में माल ही नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। जब घर वाले भी बोलेंगे जब वायरस आ रहा है तो घर चले आओ, क्या मतलब परेशान होके। हालात तो बहुत बिगड़ जाएंगे क्योंकि डर बैठते जा रहा है, सब भागने की तैयारी में दुकान बंद करके, और ग्राहक आ नहीं रहे दुकान पे। सेठ समाचार में बात मत करो सेठ, वहाँ यहाँ थोड़ा सा होता है तो घर वाले घबरा जाते हैं
क्योंकि सेठ अपनी अपनी रोजी रोटी सबको जरूरत है। हम यहाँ से 2 पैसा कमा के भेजेंगे, हमारा परिवार तबाह हो जाएगा। उतनी बड़ी हस्ती तो हमारे पास है नहीं कि हम खा जी लूँ और चलो किसी तरह अपना जब हमारा मजदूरी का सहारा है सेठ जी, हम मजदूरी करूँ या गाँव में करी, हमको मजदूरी करना है। अब तो जाना ही पड़ेगा। व्यापार में बहुत ज़्यादा गिरावट आया। पिछले लॉकडाउन में हमारा 4-5 लाख का नुकसान भाड़ा गया, भरना पड़ा, फैमिली का नुकसान हुआ, तो गांव जाना पड़ा वहाँ पे। इसीलिए अब क्यों सोच रहा हूँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अब इसे सोचना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कुछ देखना पड़ेगा। कई मजदूर दूसरी लहर के बाद अपने अपने गांव से काम पर नहीं लौटे हैं, लिहाजा कुछ व्यापारी मजदूरों की कमी लंबे समय से झेल रहे हैं, तो कई मजदूर टीका न लेने की वजह से व्यापारियों का सिरदर्द बने हुए हैं। दिक्कतें खैर बहुत है, आदमी नहीं मिल रहे हैं, कारीगर नहीं मिल रहे हैं, जो है भी वो भाग रहे हैं गांव को। कारोबार भी एकदम ठप है। इक्का दुक्का जो चल भी रहा है तो वो मालूम पड़ा था कैसे ये फर्नीचर का काम ऐसा है कि वो कारीगर बगैर होता नहीं। अगर हो रहा है तो आदमी जो है वो वापस चले जा रहे हैं, और अगर जो है भी तो मालूम पड़ा वैक्सीन न लगने की वजह से ट्रेन में जा नहीं सकते, उसको टेम्पो से भेजना पड़ता है, ऑटो से भेजना पड़ता है, उसका भाड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। ये सब सारी तकलीफें हैं। फिर स्थिति बहुत बिगड़ जाएगा, मतलब फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा पब्लिक। पहले के घबराए हुए हैं और दोबारा ऐसा हो जाएगा तीसरी चक्कर तो और परेशानी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ से जगह कारोबार से टीचर तक लेके जो है यूपी बिहार के आदमी है यहाँ पे, छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो, या वड़ा पाव बेचने वाला रेडी वाले पट्टी वाला क्यों न हो, वो भी जो है यूपी बिहार से है। बड़े बड़े कारोबार बिजनेस सब लोग उनके बदौलत चलाते हैं। अगर उन लोग अगर आप नहीं परेशान करोगे तो सब परेशान हो जाओगे। कोविड की मार सबसे ज्यादा झेलने वालों में महाराष्ट्र आगे ही रहा है। एहतियातन सरकार को भी शुरुआत से सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, पर करोड़ों का पेट पालने वाली आर्थिक राजधानी में पाबंदियों की जरा सी आहट भी इन्हें सहमने पर मजबूर करती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से किस तरह से परेशान हो रहे हैं आम यात्री, इस पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और महाराष्ट्र में बीते 51 दिनों से जो एसटी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। कम वेतन मिलने या समय पर न वेतन मिलने की वजह से ये सरकार से नाराज चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और एसटी बस नहीं चलने की वजह से जो इसका असर है वो आम आदमी पर पड़ रहा है। इसी बीच सरकार ने चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। मुंबई के आजाद मैदान में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एसटी महामंडल सरकारी होने के बाद भी अलग कंपनी है जो सालों से घाटे में है, और ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि इसका राज्य सरकार में विलीनीकरण किया जाए ताकि कर्मचारियों की परेशानी खत्म हो जाए। हड़ताल कर रहे लोगों में मोहम्मद ताजुद्दीन भी हैं, जो नांदेड़ में पिछले 20 सालों से एसटी ड्राइवर हैं। नाम की तनख्वाह है और घर चलाने के लिए लाखों का कर्ज ले चुके हैं। इन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। हम क्या करते हैं, कभी ये भाई से हम 10,000 रुपए उधार लेते हैं, फिर 1 महीने के बाद दूसरे भाई से 10,000 रुपए लेके ये भाई का जो कर्जा था वो पेड करते हैं। फिर हम जो हमारा जो लोन होता है, हमारा जो MSRTC में बैंक है, उसी से लोन लेते हैं। जो हमारा 1 महीने में हमारा जो 5,000 रुपये कटा होगा तो वो 5,000 दूसरे महीने में हम ओडी बोल के उठाते हैं, फिर उठा के हमारा घर चलाते हैं। बस इसी तरह से हमारा रोटेशन चलता रहता है। कितने का कर्ज है आपका? मैं 7 लाख का कर्ज उठाया हूँ। कंडक्टर की नौकरी करने वाले RP भाडेकर भी सरकार की ओर से मिल रही चेतावनी के बावजूद हड़ताल में शामिल हैं। 23 साल काम करने के बावजूद इनका वेतन 30,000 है और एसटी से लिए कर्ज की रकम कटने के बाद हर महीने इनके पास 6,000 रुपए बचते हैं। मेरा बड़ा बच्चा हैदराबाद में इंजीनियरिंग करता है, फर्स्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एडमिशन है। फर्स्ट ईयर हो गया गए साल, अभी दूसरे साल मेरे पास ये साल पैसा है नहीं, क्योंकि मैं क्या एसटी बैंक से, हमारा एक बैंक है एसटी बैंक कोऑपरेटिव बैंक, वो बैंक से कर्जा लेके मैं बच्चों को भेजता था। अब ये साल गया तो उन्होंने बोले तुमको पेमेंट नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारा 1/4 बोल के मरना ही बैठता। अब इससे पहले कैसा ऐसा उठा के दोनों बच्चों को मैं इधर उधर करता था। अभी मेरे के पास एक ही बच्चे को जरा एडजस्ट हो जा रहा, बड़ा बच्चों को कुछ नहीं हो रहा। अब मेरे को कोई खेती नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मेरा सब कुछ एसटी पे चलता है। ग्रामीण महाराष्ट्र में इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 16,000 बसों के जरिए हर रोज लगभग 65 लाख लोग एसटी बसों से सफर करते थे, लेकिन 51 दिनों से ये सब बंद है।
जलगांव के मयूर वडनेर को बैंक एग्जाम देना था, लेकिन हड़ताल की वजह से वो वहां पहुंच नहीं पाए। बैंक एग्जाम का पेपर देने के लिए जा रहा था, लेकिन उस समय में एसटी का हड़ताल हो गया, तो वो मेरा मौका एक हाथ से चला गया। और घर पे भी परिस्थितियाँ बहुत नाजुक है। मेरे घर पे मेरे एक भाई है और मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी और भाई को, वो भाई तो अभी काम पे नहीं जाता और घर तो चलाना पड़ेगा सर, क्योंकि घर में मेरी वो बहुत मजबूरियाँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है। इसके लिए मैं यहाँ पे चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ सर। सरकार की ओर से लगातार अपील के बावजूद अब तक हड़ताल खत्म नहीं हुई है। अब तक 2055 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, 10,650 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है और 2500 से ज्यादा कर्मचारियों का ट्रांसफर भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी है। हमारे परिवहन मंत्री अनिल परब लगातार उनके संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरा कहना ये है कि हमें कोई कठोर कार्रवाई के निर्णय लेने पर मजबूर न करें। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, एसटी के कर्मचारी अपने सामान को इसी तरह से छोड़कर छांव की तरफ आराम करते हैं, वहां पर आंदोलन करते हैं। और पिछले 51 दिनों से राज्य के अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ना ही इनकी मांग नहीं है और ना ही ये पहली बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और ख़ास तौर पर कोविड के समय में जिस तरह से इनकी जेब पर इसका असर पड़ा है, ऐसे में इनके सामने प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर सरकार के सामने आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा पर्याय मौजूद नहीं है। जलगांव से आनंद शर्मा और मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और स्त्री अधिकारों की मशहूर कार्यकर्ता कमला भसीन की स्मृति में 3 दिनों के जबलपुर साहित्य संस्कृति समारोह की शुरुआत आज से हुई है। समारोह में 16 कलाकारों की प्रदर्शनी चल रही है। सुप्रिया और विनय अंबर के इत्यादि आर्ट फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस समारोह में पटना से मीनाक्षी झा बैनर्जी, देवास से सोनाली और जयप्रकाश चौहान, बांसवाड़ा से तस्लीम, जबलपुर से आदित्य और शोभित, दिल्ली से अंजुम खान और हैदराबाद से प्रीति संयुक्ता, विजय धुरे और कपारी किशन जैसे कलाकार शामिल हैं। उल्लास पुरोहित, भारती बंधु जैसे कलाकारों का गायन, मुंबई से आशीष रावत और राणा सिंगर की किस्सा गोई और तमाम तरह की बहसें और संवाद आयोजन में हैं। रविंद्र त्रिपाठी, सुरेश तोमर और ज्योतिष जोशी जैसे लेखक इसमें शामिल हैं। आयोजन में जोया लोगों की छाया प्रदर्शनी खास आकर्षण रही। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के माहिम रेती बंदर बीच से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।